Dear students, welcome you all. Today we are going to discuss about Newton's second law and conservation of momentum. As in Newton's second law, we discussed that the force acting on a body must be equal to the time rate of change of linear momentum. In other words, we can say that in the absence of an external force, the time rate of change of momentum will also be ज़ीरो। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा और अगर उसके ऊपर कोई नेट फोर्स ऐड नहीं हो रही या एक्ट नहीं कर रही, तो उस केस में उसका जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो भी ज़ीरो ही होना चाहिए। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ का जो मेन इक्वेशन थी एफ इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ हमने आइसोलेटेड सिस्टम की बात की है जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता। तो जब एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता तो यहाँ पर हम फोर्स की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे और डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इसको हम ज़ीरो के इक्वल ले लेंगे। फिर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं। डेल्टा पी जो होता है इसको हम डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को हम पी एफ कह देते हैं, इनिशियल मोमेंटम को हम पी आई कह देते हैं और इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हम डेल्टा पी के इक्वल लेकर वहाँ पुट कर देते हैं और इक्वेशन बन जाती है पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस तरह जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा टी को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा टी ज़ीरो के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा और जब वो राइट साइड पर जो डेल्टा टी मौजूद है उसके साथ डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो जाए तो वहाँ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पी एफ माइनस पी आई इक्वल्स टू ज़ीरो। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पी आई मस्ट बी इक्वल टू पी एफ। इनके दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा किसी भी बॉडी का वो उसके फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो यही जब ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा इट मीन्स इट विल एक्सप्लेन एन आइडिया अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कि यहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि जो मोमेंटम है किसी भी बॉडी के अंदर वो उसको एक जैसा ही रहना चाहिए। इसी का नाम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है और इसको फिर हम एक लॉ की मदद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस लॉ को डिटेल में जाने से पहले हम यहाँ कुछ डिस्कस कर लेते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम एंड कोलिजन। तो पहले कोलिजन को समझना है कि कोलिजन क्या चीज़ है। इट इज़ एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड इंटरेक्ट बाय मीन्स ऑफ फोर्स इज़ कॉल्ड कोलिजन। यानी कि कोलिजन एक ऐसा इवेंट है जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब भी आते हैं और एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर लेते हैं किसी भी फोर्स के एक्शन में। यही वजह कि इसको फिर हम नाम कोलिजन का देते हैं। हम इनमें कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं फर्स्ट, कोलाइडिंग व्हीकल्स। खुदा न खास्ता कहीं गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं तो उनके साथ भी मोमेंटम में चेंज डेवलप होती है। नंबर टू, बिग हॉर्न रैम्स कोलिजन। अक्सर ये जो जानवर होते हैं उनकी सींग हैं बड़े हैं तो वो एक दूसरे के साथ आमने सामने से जब टकराते हैं तो ये भी कोलिजन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। सिमिलरली कोलिजन ऑफ रग्बी प्लेयर्स, यानी कि ये भी एक बॉल होती है ये जिसको ओवल शेप की, जिसको प्लेयर्स जो है ना कभी किक करते हैं, कभी एक दूसरे से लेकर खींच कर स्नैच करके एक दूसरे की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से हटने की कोशिश करते हैं। तो यही वजह है कि वहाँ भी एक दूसरे के साथ वो प्लेयर्स की कोलिजन होती है। तो ये हमारे पास कोलिजन की कुछ एग्जांपल्स हैं। टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम we should remind about the definition of law of conservation of momentum. That is,
the total momentum of an isolated system remains constant. In other words, we can say that the total momentum before collision must be equal to momentum after collision. यानी कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो मोमेंटम होता है वो एक जैसा होना चाहिए, उसमें वेरिएशन नहीं होगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि वही सिस्टम जिसमें बॉडीज़ एक दूसरे से कोलिजन से पहले उनका जो मोमेंटम होता है वही मोमेंटम उनके टकराने के बाद भी होगा। यही वजह है कि जब हम इसको एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम दो बॉडीज़ का सिस्टम कंसिडर करते हैं। एक बॉडी ए है जिसका मास m1 है, दूसरी बॉडी बी है जिसका मास m2 है। मास m1 जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u1 while the body B will move with velocity u2. As it is clear in the diagram that both are moving in the same direction. So before collision, momentum can be written as m1 u1 plus m2 u2. और अगर हम कोलिजन के बाद देखें वहाँ भी उसी तरह उनकी कंडीशन डेवलप हो रही है कि मासेस तो कांस्टेंट हैं लेकिन उनकी वेलोसिटीज़ में चेंज आ गई। यानी कि पहले बॉडी ए का जो वेलोसिटी थी वो u1 थी, अब यहाँ पर वेलोसिटी बन गई v1। सिमिलरली बॉडी बी की जो वेलोसिटी u2 थी वो अब वेलोसिटी हो गई v2। अब यहाँ पर हम इसको इसी तरतीब में देखते हैं कि इनके ऊपर न्यूटन लॉज अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट हम अप्लाई कर लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, forces must become in the form of pair. It means the force of action must be equal to force of reaction. Here it is represented that FAB, it means force of body A on body B, while FBA, that is force of body B on A. तो यही वजह है कि हम इसको लिख सकते हैं FAB is equal to minus FBA. Now we can easily apply Newton's second law in terms of momentum, which we have discussed earlier, that the force acting on a body will be equals to time rate of change of linear momentum. तो इसको हम लिख सकते हैं F is equal to delta P divided by delta T. सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो FAB मालूम करना चाहें तो क्योंकि फर्स्ट का मोमेंटम है, फर्स्ट बॉडी ए का मोमेंटम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T. सिमिलरली FBA जो कि सेकंड बॉडी का होगा, फोर्स एक्ट करने की इक्वेशन होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T. अब क्योंकि ये दोनों ही मैग्नीट्यूड में सेम है बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स वाई FAB की जगह पर हम लिखेंगे डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय डेल्टा T और FBA की जगह हम लिखेंगे डेल्टा P2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T, जबकि इसके साथ ही हमने नेगेटिव साइन लिख लेना है। अकॉर्डिंग टू एन इक्वेशन ऑफ मोमेंटम P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, मासेस तो कांस्टेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं m1 मल्टीप्लाई डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t. सिमिलरली राइट साइड पर हम लिख लेते हैं माइनस साइन तो एज इट इज़ है, जबकि डेल्टा P2 की जगह हमने लिख दिया m डेल्टा v प्राइम डिवाइडेड बाय डेल्टा t. अब यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर हम फर्स्ट बिफोर कोलिजन को कंसिडर करें तो वहाँ पर आफ्टर कोलिजन जो आ रही है वो v1 है, जबकि बिफोर कोलिजन जो है आ रही है वो हमारे पास u1 है, इसलिए हम इनका डिफरेंस लिख लेते हैं v1 माइनस u1 मल्टीप्लाई m1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t. सिमिलरली राइट साइड पर अगर हम देखें तो वहाँ पर हमारे पास डेल्टा v प्राइम जो था उसकी जगह हम लिख रहे हैं v2 माइनस u2
डिवाइडेड इसको फिर हमने v2 माइनस u2 मल्टीप्लाई m2 डिवाइडेड बाय डेल्टा t. नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा t, तो दोनों को हम डेल्टा t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m1 मल्टीप्लाई v1 माइनस u1 इक्वल्स टू माइनस m2 देन ब्रैकेट v2 माइनस u2. अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, m1 को जब आप v1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं आ जाता है हमारे पास m1 v1 देन m1 मल्टीप्लाई बाय माइनस u1 वी गेट माइनस m1 u1. तो लेफ़्ट साइड पर हमारे पास डिफरेंस की फॉर्म में जो मोमेंटम डेवलप होगा वो होगा m1 v1 माइनस m1 u1. राइट साइड पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस m2 को पहले v2 से आ जाएगा माइनस m2 v2, फिर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया और m2 v2 की बजाय अब आ जाएगा m2 u2. अब हमने यूं कर लेना है कि जहाँ u वाली वेलोसिटीज़ मौजूद हैं उनको, और जहाँ v1 और v2 की वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको हम एक जगह पर लेकर आएंगे. अब क्योंकि ये माइनस m1 u1 लेफ़्ट साइड पर है, इसको हम राइट साइड पर ले जाएंगे, और जबकि माइनस m2 v2 जो कि राइट साइड पर है उसको हम लेफ़्ट साइड पर लाएंगे. जब हम इनको रीअरेंज कर लेंगे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 इज़ इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. क्योंकि यहाँ पर m1 u1 प्लस m2 u2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले वाला मोमेंटम, और जबकि m1 v1 प्लस m2 v2 ये वो मोमेंटम है जो कि टकराने के बाद बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है. यही वजह है कि इन दोनों साइडों को जब देखा जाए तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है एक मोमेंटम बिफोर कोलिजन की और ये बराबर आ रही है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की. सो दैट इज़ द मेन इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. So dear students, that was the topic about law of conservation of momentum and its relation according to Newton's second law of motion. Hopefully you understand this topic with the help of examples. Okay, thank you. Goodbye.